उत्तर भारत के एक पुराने गांव रामपुर में एक विधवा औरत सरस्वती देवी अपने दो बेटों के साथ रहती थी, राजू और गुड्डू। राजू पढ़ा लिखा नौकरी करने शहर गया हुआ था। गुड्डू थोड़ा मंदबुद्धि था, लेकिन दिल का साफ और हमेशा माँ के साथ रहता था। हे प्रभु, मेरे दोनों बेटे खुश रहें। एक दिन राजू अचानक गांव लौटा। उसके साथ एक सुंदर कार, महंगे कपड़े और शहर की चमक धमक थी। उसने माँ के पांव छुए। माँ, अब हम सब शहर चलेंगे। यहाँ की जिंदगी में कुछ नहीं रखा। सरस्वती देवी मुस्कुरा दी, लेकिन कुछ अजीब सा लगा। गुड्डू चुप रहा, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ समझ रही थीं। कुछ दिन बाद राजू ने माँ से जमीन और घर अपने नाम करने को कहा। माँ, मैं इन प्रॉपर्टी को अच्छे दाम में बेचूंगा और शहर में बड़ा मकान खरीदूंगा। सरस्वती देवी ने हिचकिचाते हुए कहा, बेटा, ये घर तेरे पिता की निशानी है और गुड्डू के लिए भी तो कुछ छोड़ना चाहिए। राजू झुंझला गया। गुड्डू क्या करेगा इस जमीन का? उसे तो कुछ समझ ही नहीं। गुड्डू चुपचाप कोने में बैठा माँ की बातें सुन रहा था। एक शाम गांव में एक आदमी फटेहाल हालत में आया। वह मंदिर के बाहर बैठा भीख मांग रहा था। गुड्डू रोज उसे खाना दे आता था। एक दिन सरस्वती देवी भी उसे देख आई। आदमी उसकी ओर देखकर बोला, माँ जी, आपके दोनों बेटों में से कोई एक असली नहीं है। सरस्वती देवी चौंक गई। तुम कौन हो? बूढ़ा हंसा और बोला, सही वक्त आने पर सब सच सामने आएगा। उस रात सरस्वती देवी ने अपनी वसीयत बदली। उसने तय किया कि वह सब कुछ गुड्डू को देगी। अगले दिन राजू को यह पता चला और वह गुस्से से आग बबूला हो गया। इस पागल को तुम क्या देकर जाओगी? मैं ही तेरा असली बेटा हूँ। लेकिन सरस्वती देवी शांत रही। वक्त ही बताएगा असली बेटा कौन है। एक रात घर में आग लग गई। सरस्वती देवी अंदर फंसी थी। राजू दूर खड़ा रहा, मदद के लिए चिल्लाता रहा, बचाओ बचाओ, कोई तो आओ, मेरी माँ घर के अंदर रह गई है, घर में आग लग गई है। लेकिन गुड्डू ने बिना सोचे समझे अंदर छलांग लगा दी। धुएं और आग के बीच वह माँ को खींचकर बाहर ले आया। गांव वाले चौंक गए। जो मंद बुद्धि समझा जाता था, उसी ने जान की बाजी लगाकर माँ को बचाया। राजू शर्मिंदा था, पर उसने अब भी एक आखिरी चाल चली। राजू ने अगले दिन डीएनए टेस्ट की मांग की, यह कहकर कि वह असली बेटा है और गुड्डू शायद गोद लिया हुआ है। सरस्वती देवी ने कहा, ठीक है, जो सच होगा वह मानेंगे। टेस्ट हुआ, रिपोर्ट आई, गुड्डू ही सरस्वती देवी का असली बेटा था। राजू हैरान रह गया। माँ जी, मैं असली राजू का पुराना दोस्त हूँ। मैंने इस ठग को पहचान लिया था, इसलिए गांव आया। गुड्डू की सेवा देखकर मैं समझ गया, असली बेटा वही है जो माँ की जान बचाए, न कि उसकी जायदाद लूटे। अब राजू का असली चेहरा सामने आया। वह एक ठग था जिसने असली राजू की पहचान चुरा ली थी। असली राजू कई साल पहले दुर्घटना में मारा गया था। गुड्डू की मंदबुद्धि के कारण यह बात वह पहचान नहीं पाया। पुलिस ने ठग को गिरफ्तार कर लिया। अब गुड्डू और सरस्वती देवी दोबारा सुकून की जिंदगी जीने लगे। गांव वाले भी उसे अब सम्मान से देखने लगे। एक दिन किसी ने सरस्वती देवी से पूछा, माँ जी, आपको कैसे यकीन था कि गुड्डू ही आपका असली बेटा है? सरस्वती देवी मुस्कुराई, क्योंकि बेटा वो नहीं जो खून से जुड़ा हो, बेटा वो है जो दिल से जुड़ा हो। गुड्डू के नए घर में शांति थी, लेकिन एक सुबह वह सरस्वती देवी के पुराने संदूक को खोल रहा था कि उसे एक चिट्ठी मिली, पीली, धुंधली और आंसुओं से गीली। चिट्ठी राजू की लिखी थी, जिसमें उसने माँ से माफी मांगी थी और लिखा था कि वह बदलना चाहता है, पर वह चिट्ठी कभी पोस्ट नहीं की गई थी। गुड्डू की आंखें भर आईं। क्या वाकई भैया बदल गए थे? पर हमने उन्हें मौका नहीं दिया। गुड्डू ने जब गांव के पुराने दोस्त से राजू के बारे में पूछा तो चौंकाने वाली खबर मिली। राजू का 2 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। सबको लगा कि वह मर गया, लेकिन असल में वो शहर के सरकारी अस्पताल में कोमा में है। अस्पताल के बेड नंबर 37 पर पड़ा था, आंखें बंद, सांसें धीमी
पर धड़कन अब भी जारी। गुड्डू का दिल कांप गया। वह उसके पास गया। भैया, अब तो उठो। माँ ने माफ किया था तुम्हें, अब तुम्हें खुद को माफ करना है। राजू धीरे धीरे होश में आने लगा। महीनों की फिजियोथेरेपी और देखभाल के बाद वो बोलने लगा, पहले सिर्फ आंखों से, फिर शब्दों से। तू आया गुड्डू। राजू की आंखें नम हो गईं। अब मैं माँ का घर देखने लायक नहीं रहा। उसी समय गुड्डू को अस्पताल से एक कॉल आया। सरस्वती देवी को तेज बुखार और कमजोरी के चलते शहर के ही दूसरे अस्पताल में भर्ती किया गया था। गुड्डू राजू को व्हील चेयर में लेकर माँ के पास पहुँचा। सरस्वती देवी की आंखें खुलीं। एक ओर गुड्डू, दूसरी ओर राजू। राजू कांपते स्वर में बोला, माँ, मैं लौट आया, अब हमेशा यहीं रहूंगा। सरस्वती ने कांपते हाथों से दोनों बेटों के सिर पर हाथ रखा। मैंने हमेशा चाहा कि मेरे बेटे एक दूसरे का सहारा बने, बोझ नहीं। आज तुमने मेरी वो अधूरी आस पूरी कर दी। अब मैं चैन से जी सकती हूँ। तीनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो दर्द के नहीं, मिलन के आंसू थे। गुड्डू राजू को गांव वापस लाया। गांव में कुछ लोगों ने विरोध किया। जिसने माँ को धोखा दिया, उसे अब घर क्यों लाया जाए। लेकिन गुड्डू ने सबके सामने कहा, अगर माँ ने मुझे अपना बेटा कर्म से माना, तो क्या मेरा कर्म नहीं होना चाहिए कि अपने भाई को एक और मौका दूं? बाहरी बिल्डरों की नजर गांव की उपजाऊ जमीनों पर थी। उन्होंने गांव वालों को भ्रमित करना शुरू किया। बड़ी बड़ी बातें, झूठे वादे और नकली नक्शे लेकर आए। उनका कहना था कि अगर गांव वाले जमीनें दे दें तो वे गांव को मॉडल टाउन में बदल देंगे। राजू को यह सब सुनकर अपने पुराने कॉरपोरेट जीवन की याद आई, जहां वह कानूनी दस्तावेजों और वित्तीय चालबाजियों का गवाह रह चुका था। वह जानता था यह खेल सिर्फ कागजी सपनों का है और असलियत में गांव वालों को उजाड़ने का षड्यंत्र। राजू ने अपने लैपटॉप पर काम शुरू किया। उसने पुराने जमीनी रिकॉर्ड्स निकाले और देखा कि बिल्डरों द्वारा दिखाई जा रही परियोजना में कई गैरकानूनी बिंदु थे। उसने दस्तावेज तैयार किए जिनमें साबित होता था कि अगर गांव वाले जमीन देंगे तो उन्हें किसी भी कानूनी सुरक्षा का अधिकार नहीं रहेगा। उधर गुड्डू ने गांव के मंदिर प्रांगण में एक खुली सभा रखवाई। उसने लाउडस्पीकर पर घोषणा की, आज तय होगा कि हमारा भविष्य गांव की मिट्टी में है या किसी बिल्डर की तिजोरी में। सभा में सैकड़ों लोग जुटे। राजू ने प्रोजेक्ट पर नकली योजनाओं का भंडाफोड़ किया। गुड्डू ने सरल भाषा में समझाया, आपका खेत आपकी आत्मा है। अगर आप इसे किसी और के हवाले कर देंगे तो आपकी अगली पीढ़ी सिर्फ बस्तियों में मजदूरी करेगी। सभा के अंत में गांव के सबसे बुजुर्ग किसान उठे और बोले, हमने अपनी जमीन को बेटे की तरह पाला है, इसे बेचना आत्मा का सौदा होगा। वह दिन गांव के इतिहास में दर्ज हो गया। एकता, समझदारी और साहस के दम पर राजू और गुड्डू ने न केवल गांव वालों का भरोसा जीत लिया, बल्कि बिल्डरों को कानूनी रूप से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वो साल गांव के इतिहास में दर्ज हो गया जब धरती ने अपनी प्यास तक बांटने से मना कर दिया था। जून के अंत तक बादल आसमान में दिखे जरूर, पर बरसे नहीं। खेतों की दरारें गहराती गईं, तालाब सूखते गए और कुएं की आवाज भी खो गई। राजू जब दिल्ली की नौकरी छोड़ गांव लौटा था, उसने नहीं सोचा था कि इतने बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा। और गुड्डू, जो जमीन से जुड़ा किसान था, उसने अपने पूरे जीवन में ऐसी तपन कभी महसूस नहीं की थी। गांव की सुबह अब चिड़ियों की चहचहाहट से नहीं, बच्चों के रोने से होती थी। दूध की जगह मट्ठा और सब्जी की जगह सिर्फ नमक रोटी बची थी। स्कूल में बच्चे आने लगे थे, लेकिन उनकी आंखों में अब पाठ से ज्यादा भूख की भाषा थी। सरस्वती देवी हर सुबह तुलसी के चौरे पर दिया जलाती, लेकिन उस दिए की लौ भी अब हवा से नहीं, उम्मीद से लड़ रही थी। का दिन गुड्डू खेत से थका हारा लौट रहा था। रास्ते में एक किसान, हरी काका, पेड़ के नीचे बैठा था। चेहरा झुलसा हुआ, आंखों में मायूसी। उसने कहा, बेटा, अब बीज बोऊं या इन्हें खा लूं? गुड्डू कुछ नहीं बोल सका। उसने बस काका का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने घर ले आया। सरस्वती देवी ने उन्हें अपने हाथों से छाछ पिलाई। वो क्षण छोटा था,
लेकिन गुड्डू के मन में हलचल छोड़ गया। राजू ने अपने पुराने लैपटॉप को झाड़ पोंछ कर निकाला और बैठ गया, गांव के पुराने जलस्रोतों की डिजिटाइज की गई फाइलों के साथ। उसने गांव के चारों ओर फैली मिट्टी की बनावट, भूजल स्तर और पुराने नालों की दिशा का अध्ययन किया। उसे याद आया, बचपन में उसके बाबा एक सूखी झील की बात करते थे जो गांव के पश्चिमी किनारे थी। राजू ने उसी जगह की खुदाई की योजना बनाई। वह जानता था, समाधान सिर्फ सरकारी टैंकर नहीं है, बल्कि खुद की जमीन में दबे जल का पुनर्जीवन है। राजू और गुड्डू की योजना को गांव में पहले तो लोगों ने खुले मन से अपनाया, पर जैसे ही असल जमीन पर काम शुरू हुआ, पुरानी सोच और व्यवहार ने सिर उठाना शुरू कर दिया। पहले दिन सिर्फ 14 लोग आए। तीसरे दिन वह संख्या घटकर 7 रह गई। राजू ने जब चौपाल में पूछा, बाकी लोग कहाँ हैं, तो जवाब आया, काम तो अच्छा है बेटा, पर हमारे खेत सूखे हैं, घर में राशन नहीं, हम रोजी छोड़कर कैसे आए। राजू चुप रहा। दिल्ली की नौकरी में उसने डेडलाइन और प्रोजेक्ट रिपोर्ट से काम चलाया था, लेकिन यहाँ लोग अपने पेट से लड़ रहे थे। गुड्डू ने कहा, भैया, हमें ये लड़ाई 2 मोर्चों पर लड़नी होगी, सूखे से भी और भूख से भी। अगर हम खेत नहीं बचा पाए तो सबसे पहले किसे भुगतना पड़ेगा? हम ही होंगे जो बच्चों के मुंह की भूख नहीं मिटा पाएंगे। गुड्डू ने वहीं मंदिर के चबूतरे पर जल मां समूह नामक महिला समिति बनाई। इन महिलाओं ने खाना पकाने, बच्चों की देखरेख और श्रमिकों की हाजिरी संभालने की जिम्मेदारी ली। अब मैदान में सिर्फ पुरुष नहीं, महिलाएं और बच्चे भी दिखाई देने लगे। 10 दिन की मेहनत के बाद गांव के पुराने पश्चिमी तालाब का जीर्णोद्धार पूरा हुआ। इस बार गांव के एक युवा मिस्त्री ने योजना बनाई, स्थानीय व्यापारी ने सीमेंट दान दिया और महिलाओं ने रात में भी खाना पहुंचाया। जब अगली बारिश आई, तालाब पूरा भरा और बांध अडिग रहा। पूरे गांव ने तालियां बजाईं, लेकिन राजू ने सिर्फ मिट्टी को छूकर कहा, शुक्रिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, बेटा, वही जो माँ का सिर ऊंचा करे। सिर्फ पेट न भरे गुड्डू और राजू दोनों ने यह दिखाया कि माँ बाप की सेवा सिर्फ रोटियां कमाकर नहीं होती। सम्मान, देखभाल और उनके मूल्यों को आगे ले जाना ही असली सेवा है। असली बेटा वही है जो माँ को बोझ नहीं, गर्व का कारण बना दे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जरूर बताएं आपको कहानी कैसी लगी।